स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आप देखना फिर से शुरू कर चुके हैं नजरिया मेंस का। नजरिया मेंस की श्रृंखला आपके लिए लगातार एक बेहतर माध्यम बन रही है करेंट अफेयर को प्रिपेयर करने की, क्योंकि करेंट अफेयर की तैयारी आपके लिए ये न्यूज़पेपर की चाह की जो तैयारी है हम आपके अंदर डेवलप करना चाहते हैं। ऐसा नजरिया जो न्यूज़पेपर की चाह रख करके आपके लिए मेंस की राह खोल देगा। और मैं बनाता हूं आपके साथ मिलकर के माइंड मैप न्यूज़पेपर एनालिसिस के माध्यम से, जो आपके ब्रेन को करता है ट्रेन कि किसी भी एक आर्टिकल को देख करके उससे कैसे मल्टीपल डायमेंशन निकाले जा सकते हैं और वह कैसे हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी पे हम डिस्कशन करते हैं और इसी वजह से इसका नाम रखा है हमने न्यूज़पेपर को देखने का नया नजरिया, नजरिया मेंस का, जिसमें हम दैनिक भास्कर, द इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण और द हिंदू से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण खबरें आती हैं उनमें हिंदी के माध्यम से हम कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और उस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं अपने मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक और यूपीएससी के ऑप्शनल्स में भी। तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि अब जो आर्टिकल्स हों उनको मैं यूपीएससी के कुछ ऑप्शनल पेपरों से भी जोड़ने की कोशिश करूं, ताकि आप और बेहतर तरीके से इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का प्रयोग कर सकें अपने आंसर राइटिंग में। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है हर दिन एक नया नजरिया आपके अंदर डेवलप करने का। आज की भी जो न्यूज़ मैं लेकर के आया हूं और उसके लिए जो कंटेंट तैयार किया है मैंने और उसके जो स्ट्रक्चरिंग की है वो अपने आप में अद्भुत है। और मुझे यकीन है आप सबके कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूं और उनमें मुझे काफी संतोषजनक लगा है आप लोगों का कमेंट। और इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कुछ अभ्यर्थियों को जिन्होंने मेरे द्वारा दिए हुए प्रश्न का संज्ञान लिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जिन्होंने उत्तर लिखा है उनके नाम की अगर बात की जाए तो मैं नाम का भी वर्णन कर देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बात कहूं कि आप में से कुछ लोगों ने जो जिज्ञासा दिखाई और उत्तर लिख करके भेजने का प्रयास किया है यह मुझे बेहद आकर्षक लगा। इसमें से एक है परिहार स्टडी। परिहार स्टडी ने पूरी आंसर राइटिंग करके मुझे भेजी है। आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उदाहरण आप पेश करने में थोड़ा सा धीमा हो गए हैं, आपको उदाहरण जरूर पेश करना चाहिए परिहार स्टडी, ठीक है। और उसके बाद फिर एक है एम आर रजा ब्लॉग 819, इन्होंने भी ठीक ठाक लिख करके भेजा है मुझे, इंग्लिश में ही है, इंग्लिश टाइप में है, अच्छा लिखा है इन्होंने। बाकी अन्य लोगों के भी कमेंट्स मैं देख रहा हूं, ठीक है, जिसमें टीचर नीतू हैं, पूछ रही हैं लाइव किस समय होती है। तो ये अमूमन 4 बजे होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली हो तो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन इसी चैनल पे आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कई सारे अभ्यर्थी हैं जो टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे अंजलि भारतवंशी लिखती हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, रियली मैं फर्स्ट क्लास ले रही हूँ न्यूज़ की। सबसे बड़ी बात कि आप सुनील सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। धन्यवाद भाई, बहुत गजब पढ़ाते हो गुरुजी, स्टडी विथ रिजल्ट मित्रा। तो ये सभी आप लोगों के कमेंट हैं, जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है इस श्रृंखला को, इसके लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और फिर से स्वागत करिए नजरिया मेंस का और आज की पहली टॉपिक का। पहला टॉपिक है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि गलत नहीं है, यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो कोई मुद्दा रहा होगा, ऐसा कोई जिक्र आया होगा तभी तो कहा है ना। उससे पहले आप इस पॉइंट को पढ़ना ना भूलें डियर स्टूडेंट, रिजल्ट मित्रा का ऐप आ चुका है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें बीएसएफ की बात आ रही है, इसका ध्येय वाक्य ड्यूटी अनटू डेथ, और बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, और फिर इसमें मामला है राज्यों का और केंद्र सरकार का। तो अब बताइए ये बीएसएफ क्या करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। ये काम करता है हमारे सीमाओं की रक्षा करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनकी रक्षा करता है, ठीक है।
ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसकी रक्षा करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऐसे में यह आता है आपका गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके तहत? गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। और ये जो बॉर्डर्स हैं ये किसी न किसी सीमावर्ती राज्य में अवस्थित हैं। तो ऐसे में यह मामला हो जाता है राज्य वर्सेस केंद्र का, और केंद्र राज्य संबंध जुड़ता है हमारा जीएस पेपर 2 से। जीएस पेपर 2 से। वहीं अब आंतरिक सुरक्षा के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, यानी बॉर्डर से अवैध रूप से कोई अंदर इंटर ना करे। लेकिन वहीं जो इंडियन आर्मी होती है वो आंतरिक रूप के साथ साथ वो बाहरी गतिविधियां भी देखती है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करना हुआ तो ये इंडियन आर्मी ही करती है। ठीक है, तो ऐसे में यह मामला इंटरनल सिक्योरिटी का भी हो जाता है। इसलिए जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा टॉपिक से भी यह मुद्दा जुड़ता है, जिसमें मैंने यहां बताने का प्रयास किया है कि सिलेबस से कैसे जुड़ा है। देखिए आज ये नया पॉइंट मिल रहा है कि नहीं आपको। आज के अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास में लास्ट तक बने रहना, तब मजा आएगा तुम्हें। और पहले से अगर देख रहे हैं तो आप सब कमेंट करिए, लाइव चैट में जाकर के कमेंट करिए कि जी सर ये सिलेबस से कैसे जुड़ा है, ये हेडिंग नया मैं देख रहा हूं। तो यह टॉपिक जीएस पेपर 2 से संबंधित है, जो केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है और सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई मामला हो, 2 या 2 से अधिक राज्य और एक राज्य का मामला हो, या राज्य राज्य का मामला हो, तो उस मामले को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा सकता है, क्योंकि संघवाद का मुद्दा है, यह संघ का मुद्दा है और संघ के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। जबकि राज्यों के लिए अलग से हाई कोर्ट है। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट का रिवीजन कर लीजिए, इसमें 34 सदस्य हैं, 1 सीजेआई और 33 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जस्टिस। हाई कोर्ट के जजों की संख्या राष्ट्रपति के विचारार्थ है, वो जिस उच्च न्यायालय में जितनी संख्या चाहे उतना रखवा सकते हैं केंद्र सरकार की सिफारिश पर। और सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य होंगे, जस्टिसों की संख्या कितनी होगी, यह तय करना संसद का अधिकार है कानून बना करके। यह पॉइंट समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ यह जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा टॉपिक से भी संबंधित है। अब संबंधित है तो कभी इस पे प्रश्न भी पूछा गया होगा। भैया कैसे प्रश्न पूछा गया है उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए 2016 में जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 19 आया था कि दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियां और रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना आज, उसमें एक पॉइंट अगर आप इस क्वेश्चन को आ जाता तो आप ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक पॉइंट जोड़ देते इसी क्वेश्चन में, कि किस प्रकार से शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य हो गया है और प्रभावशाली सीमा प्रबंधन चुनौतियां और रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। तो जो रणनीति वाला पोर्शन है वो इस आर्टिकल में आपको मिलेगा कि सीमा सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या किया है और उसको लेकर के क्या विवाद चल रहे हैं राज्य और केंद्र में। ठीक है। दूसरा प्रश्न 2019 का जीएस पेपर 3 से संबंधित ही है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का विषय है मोस्टली। कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत में उपद्रवियों की सीमा के आर पार, यह आर पार है, आवाजाही सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत में यहां पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर विचार कीजिए। तो अब यहां जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो उदाहरण के साथ हम कदम, यानी जो हमें फॉर स्टेप उठाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए, वो पॉइंट यहां देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से जिज्ञासा जगाना चाहते हैं।
तो आइए थोड़ा सा मैप तैयार कर लेते हैं। भारत माता की जय। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका पाकिस्तान का बॉर्डर, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये वेस्ट बंगाल के तहत बनते हुए हो गया। अब हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो ऐसे, यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बाकी इधर ये समुद्री सीमा है। इधर पड़ते हैं हमारे बड़े ही छोट भैये आदमी पाकिस्तान, इधर पड़ता है अपने आप को तुर्रम खां समझने वाला चाइना, इधर पड़ता है सैन्य शासन के तहत चल रहा देश म्यांमार, यहाँ पर हैं शेख हसीना जो भारत की समर्थक हैं, शेख हसीना। लेकिन अब 2024 में यहां भी चुनाव होने वाला है और कहा जा रहा है कि नेशनल इनकम्बेंसी की वजह से अब शेख हसीना की जगह उनके चाचा की लड़की जो है वो आने वाली है, जो कि चाइना वाले समर्थन में रहती हैं, चाइना के समर्थन में। फिर यहां पर आप देखिए हैं नेपाल, जो कि तेजी से चाइना से अपना संबंध बढ़ा रहा है। यहां है भूटान, जो तेजी से चाइना यहां पे डेवलपमेंट कार्य कर रहा है। अब बताओ पाकिस्तान हमरा भैया है कि चाइना हमरा भैया है? दोनों ना भैया हैं ना दोस्त हैं। और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। यानी पाकिस्तान का दुश्मन भारत अगर है और भारत का दुश्मन चाइना है तो ये दोनों आपस में मिलके क्या हो गए हैं? दोस्त हो गए। वही म्यांमार में तख्ता पलट की वजह से लोकतांत्रिक संभावनाएं और लोकतांत्रिक सरकार तो चल नहीं रही है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है। वहीं भूटान और नेपाल यह दोनों चाइना में तीव्रता से चाइना का हस्तक्षेप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके डेवलपमेंट कार्यों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ये बताओ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? ये तो हो गई पॉलिटिकल बातें। अब बात करते हैं भौगोलिक। आप बताओ यहाँ पे कच्छ का रण है यानी दलदली भूमि, यहाँ पूरा रेगिस्तान है, यहाँ पर पहाड़ियां शुरू हो रही हैं, पूरी भयानक पहाड़ियां हैं, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां, फिर यहाँ बड़े बड़े पेंगोंग झील, फिर उसके बाद यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की चोटी और शिवालिक श्रेणी जिससे भारत नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है। यहाँ कंचनजंगा की पहाड़ियां, नाथुला जलेपला जैसे दर्रे, यहाँ पे दीफू दर्रा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का एंट्री लेना, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होना जिसको पूर्वांचल पहाड़ी कहते हैं, और 16 किलोमीटर का दायरा बनाया गया है कि भारत और म्यांमार के लोग आपस में 16 किलोमीटर तक अंदर आपस आ जा सकते हैं। और उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में लगातार जनजातीय विद्रोह और लड़ाइयां, जैसे मणिपुर की घटना देख लीजिए, सालों से वहां पे क्या हो रहा है? मणिपुर जल रहा है। कुछ वर्षों पहले नागालैंड जल रहा था, उससे पहले मिजोरम और त्रिपुरा का विवाद था रिब्रू जनजाति से लेकर के। ऐसे में आप बताओ कि यह काफी संवेदनशील क्षेत्र है कि नहीं है? और यहां पे सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अब इस सभी पॉइंट को दिमाग में रखना, अब देखना आर्टिकल में दी गई प्रमुख बातों को और बिटवीन द लाइन के प्रोसेस को समझना। आर्टिकल में दी गई प्रमुख बात है कि पंजाब सरकार द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने का फैसला गलत नहीं है। इससे पंजाब पुलिस की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं होता है, यह आदेश देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। बिटवीन द लाइन प्रोसेस। मैंने यह आर्टिकल देखा, दिमाग में एब्जॉर्व किया, थोड़ा ऐसे दिमाग में घुमाया हाथों को और कहा ठनक जाओ, सावधान, और कहा बिटवीन द लाइन का प्रोसेस नवाज सर ने सिखाया है। तो मैं सबसे पहले इसके जो की फैक्ट्स हैं उनको जानूंगा। क्या क्या फैक्ट निकलेगा भैया? पहला तो फैक्ट यही निकलेगा कि बीएसएफ क्या है। तो 1965 के वॉर के बाद जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था
तब लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तब बीएसएफ का गठन किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल। और इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका काम क्या होगा, देश की सीमाओं का सुरक्षा करना। इस सेना के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, अब मैं ये जानूंगा भैया कि आखिर ये काम और क्या क्या करती है। तो इसका प्रमुख कार्य है कि शांति काल के दौरान भी, यानी युद्ध ना हो रहा हो तब भी, यह बॉर्डरों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा प्रदान करती है देश को। बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं के भीतर ही अपने कार्य को अंजाम देते हैं, बाहर नहीं जा सकते। बीएसएफ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ही साथ नक्सल विरोधी गतिविधियों को भी क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। साथ ही साथ बीएसएफ अरब सागर में अवस्थित सरक्रिक सीमा, सर्किट हो गया यहां, लिख लीजिएगा सरक्रिक सीमा, ये गुजरात और पाकिस्तान के कच्छ के रण में अवस्थित जो सीमा है उसको सरक्रिक सीमा कहते हैं, तथा बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा जैसी भौगोलिक अवस्थितियों में इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम करती है। इसके प्रमुख भाग कौन कौन से भैया, तो इसके भागों में आता है एयर विंग है, समुद्री विंग है, आर्टिलरी विंग है और उसके बाद कमांडो है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया जाता है और इसका ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसके तहत एक आईपीएस अधिकारी इसका महानिदेशक होता है। वर्तमान में बीएसएफ के 192 बटालियन हैं और यह लगभग साढ़े 6,000 किलोमीटर मान लीजिए, यानी 6,385 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है। सीमावर्ती इलाकों में निवास करने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को जगाती है कि आप परेशान मत होइए, हम आपके लिए सीमा पर खड़े हैं और आप आसानी से सो सकते हैं। जब आधी रात को और पूरी रातों को ये सेना और पुलिसिंग सिस्टम जागती है तो 140 करोड़ लोगों को अच्छी नींद आ पाती। सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी और अवैध घुसपैठ जैसे अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने का भी काम इसे दिया गया है और आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अब है कि भैया बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने का यह मामला क्या है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो 2021 में केंद्र सरकार ने क्या किया कि बीएसएफ अधिनियम में क्या किया, संशोधन किया और उसमें प्रावधान था कि समय समय पर केंद्र सरकार चाहे तो उसमें अधिसूचना जारी करके संशोधन कर सकती है। इसी के तहत 2021 में जो 15 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ को कार्यवाही करने, छानबीन करने, जब्ती करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार था, उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर तक करने का फैसला कर लिया था और इसके लिए अधिसूचना जारी कर ली थी। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो मान लो पहले 15 किलोमीटर अंदर तक, यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ का अधिकार था छानबीन करने का, उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया। और इसी का विरोध कर रही हैं वो राज्य सरकारें जिनमें केंद्र सरकार की पार्टी वाली सरकार नहीं है, ठीक है, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। इसके तहत क्या किया गया था कि बीएसएफ अधिकारियों और जवानों को सीमावर्ती इलाकों में किसी भी प्रकार की तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी की कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया था। ऐसा क्यों किया गया भैया? ऐसा इसलिए किया गया कि कई बार ड्रोन से हमला करने के प्रयास किए गए, अवैध घुसपैठ करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ यह सभी इलाके जो हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के, ये काफी संवेदनशील हैं। कहीं दलदली भूमि है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, नदियों का संगम है। ऐसे में भारत की सीमा सुरक्षा काफी सुभेद्य न हो, इस वजह से भारत को अलग अलग प्रकार के कदम उठाने पड़ रहे हैं। और उन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में एक कदम यह है कि 15 किलोमीटर का दायरा बढ़ा के 50 किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया गया है।
जिस पर पंजाब और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने आपत्ति जताई और पंजाब सरकार जो है कह रही है और पश्चिम बंगाल कि यह संघवाद के खिलाफ है। ऐसा क्यों बोल रही है कि संघवाद का मतलब यह है कि शक्तियों का बंटवारा है, कुछ शक्तियां राज्य को मिली हैं, कुछ केंद्र को मिली हैं और कुछ समवर्ती सूची के विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने कानून बना लिया और कोई मतभेद हुआ तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होंगे। ये तो हो गया प्रीलिम्स का फैक्ट। आप लोग बार बार कमेंट करते हो सर नोट कैसे करें। यार क्या हर एक चीज स्पष्ट रूप से आपको रोज बतानी होगी? आप पिछली क्लास में जाकर देखो, मैंने स्पष्ट तरीके से बताया कि आपने स्लाइड देखा, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसको नोट कर सकते हो, या फिर जो मैं बोल रहा हूं उसको क्लास खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर से सुन लो और स्लो मोशन में करके वीडियो एक बार क्लास नोट्स का तैयार कर लो, अपना मेरी क्लास का लेक्चर तैयार कर लो। कई बार ऐसा होता है कि जो पॉइंट लिखे नहीं होते हैं उसके अलावा मैं अतिरिक्त पॉइंट आपको देता हूं, वो आप जब दोबारा और तिबारा सुनोगे ना तब फायदा करेगा। एक बार सुने चले गए, कमेंट कर दिए बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, करंट अफेयर की तैयारी ना है भैया। आपको मल्टीपल टाइम सुनना होगा, रिवीजन करने होंगे, उसको कोरिलेट करना होगा सिलेबस से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। आप देख रहे हो मैं इतना ज्यादा डायमेंशन निकाल सकता हूं तो आप क्यों नहीं? आपके विचारार्थ कहां है ये विषय कि आप नहीं सोच समझ पा रहे हो? इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि यह राज्यों के अधिकारों को नहीं रोकता बल्कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाता है और राज्य सरकार की पुलिस को भी उतना ही अधिकार मिला हुआ है, जिससे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को दंड प्रक्रिया संहिता, पासपोर्ट अधिनियम 1967 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, अब यही जो मामला है आप उठा करके जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, यहां पे देखिए ये जो प्रश्न आपके सामने था उसको ये याद करिए। ये प्रश्न कौन सा था, अभी आ रहा है। ये प्रश्न में उठा के आप डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं कि किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार को कैसा प्रयास किया जाना चाहिए। तो आप बताइए, उठा करके आपने यहां पे डाल दिया तो आपको लाभ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल लाभ होगा कि कदमों पर चर्चा कीजिए। समझ गए आप? ये सारे पॉइंट आपने देख लिए। उम्मीद है आपको ये वाले आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है जी, एक पॉइंट जुड़ जाता है, केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। एक कारक होता है संवैधानिक और एक कारक होता है गैर संवैधानिक। संवैधानिक कारकों में ऐसी बातें जिसमें संविधान में उल्लेख हुआ हो और वह केंद्र राज्यों को प्रभावित कर रहा हो, केंद्र और राज्य को प्रभावित कर रहा हो। और गैर संवैधानिक का मतलब जिनका संविधान में उल्लेख न हो लेकिन वह केंद्र राज्य को प्रभावित कर रहा हो। जैसे संविधान में उल्लेख थोड़ी है बीएसएफ फोर्स का, वो तो अलग से कानून बना के बनाया गया है ना, लेकिन इस बीएसएफ की वजह से केंद्र और राज्यों में बिगाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर कुलपतियों की नियुक्ति, राज्यपाल का कुलाधिपति होना, यह भी क्या है, संविधान में थोड़ी वर्णित है, कानून के तहत है, तो यह भी क्या हुआ, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा हुआ। तो ये गैर संवैधानिक मुद्दा है। यही यूपीएससी ने डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया था, केंद्र राज्य संबंधों में जो गैर संवैधानिक विवादित मुद्दे हैं वो क्या है बताइए। समझ गए? तो एक मुद्दा ये हो गया आपका और एक मुद्दा कुलपति वगैरह वाला है, बाकी अन्य मुद्दे भी आएंगे तो मैं चर्चा करूंगा। अगला है, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने किया सांसद रमेश विधुड़ी को तलब। बीते दिनों भैया ने खूब बड़े बड़े लंबे चौड़े शब्दावलियों का प्रयोग किया था। एक जो बीएसपी के सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली, उनके खिलाफ जब ये बोल रहे थे और दानिश अली ने कोई कमेंट किया तो रमेश विधुड़ी साहब ने बड़े अपशब्द बोले और उनके दिमाग में जो कुंठा थी अल्पसंख्यक समाज को लेकर के या मुसलमानों को लेकर के, उसका पूरा पुरजोर प्रयास किया उन्होंने। लेकिन ये सभी संसदीय विशेषाधिकार समिति के तहत मामला आता है, तो हमें और आपके लिए ये राजनीतिज्ञ मुद्दे और जो धार्मिक उन्माद के मुद्दे हैं
ये सिलेबस के टॉपिक हो जाते हैं, क्योंकि यह जो सांसद विधायक हैं, लोकसभा और विधानसभा है, ये हमारे लिए लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पे हमारे द्वारा जिताए गए लोग, हमारे प्रतिनिधि बैठ करके हमें शासित करने के लिए कानून का निर्माण करते हैं। परंतु हमने ऐसे लोगों को कानून निर्माण करने के लिए भेजा है जो कि अपशब्द, अभद्र भाषा, रेपिस्ट के केसेस चल रहे हैं, अपराधी हैं, 50 अपराधीकरण वाला केस चल रहा है उनके ऊपर, 50 अपराधीकरण वाला केस चल रहा है उनके ऊपर। और अपराधियों के केस चलने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं? उन्हें टिकट प्रदान कर रही हैं और वो चुनाव जीत भी जा रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है राजनीति का अपराधीकरण करना और अपराधियों का राजनीतिकरण करना। ये भी यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण सिलेबस है। तो क्या था भैया ये मामला, सिलेबस से कैसे जुड़ा है? तो यह मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, जिसमें संसदीय विशेषाधिकार समितियों से संबंधित तथा भारतीय लोकतंत्र किस ओर एक निबंध आया था। उसमें भी हम बताएंगे कि भारतीय लोकतंत्र का मंदिर संसद होता है और उसमें 21वीं सदी में और वहां जहां भारत विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, वहां संसद के सदस्य आपस में एक दूसरे के धर्म के आधार पर कटाक्ष कर रहे हैं, जो कि धर्म से परे यह मंदिर है, मस्जिद है। तो आर्टिकल में दी गई प्रमुख बात क्या है कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी को 7 दिसंबर को बुलाया है। तो भैया बिटवीन द लाइन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले नया पॉइंट 2 मिला आपको। पहला सिलेबस से कैसे जुड़ा है और दूसरा मिला यूपीएससी ने कैसे प्रश्न पूछे प्रीवियस ईयर से इस टॉपिक से। तो प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने जीएस पेपर 2 2014 का प्रश्न नंबर 3 और 4 है, जिसमें प्रश्न नंबर 3 देखिए, सांसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां जैसा कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं यानी वर्णित हैं, अनेक असंहिताबद्ध और अपरिगणित विशेष अधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। यानी यह प्रश्न कह रहा है कि आज भी जो विशेषाधिकार हैं, उन्मुक्तियां हैं, वो क्या क्या होंगी, कैसे विशेषाधिकार होंगे? क्या बोलने का मतलब गरियाने लगना है? बोलने का मतलब किसी भी दूसरे धर्म के लोग को उनके धर्म के आधार पे गालियां देना, उल्टा सीधा करना है? या फिर कुछ भी करने का मतलब लोकसभा अध्यक्ष के सामने जाकर के उनके मुंह पे कागज चला के फेंक देना है? क्या यह विशेषाधिकार है? तो इसका पूरी तरह से नियम न बनाना क्या करता है? विशेषाधिकार की जारी रहने का स्थान खोल देता है जो असंहिताबद्ध है। ऐसे में संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिता का कारण की अनुपस्थिति के क्रम का आकलन कीजिए और इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए। ये तो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, जो कि देखिए डायरेक्ट विशेषाधिकार से संबंधित है कि भाई विशेषाधिकार को संतुलित किया जाना चाहिए। तो बिटवीन द लाइन का प्रोसेस कि संसदीय समिति क्या होती है भैया? तो वर्तमान युग में संसद जो है आपकी कोई एक काम तो करती नहीं है, मल्टीपल काम करना होता है उसको। और ऐसे में जो मैक्सिमम काम कर रही है, दिन प्रतिदिन उसका कार्य बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कुछ गहन मुद्दे होंगे, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे व्यापक चर्चा के बाद कानून बनाया जा सकता है। तो ऐसा काम दिन प्रतिदिन तो नहीं हो सकता भैया, क्योंकि प्रक्रिया भी चल रही है, संसद में कार्रवाई में भाग भी लेना है, प्रश्न भी पूछना है, जवाब भी देना है, संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी आ रही हैं। तो ऐसे में जब संसद का सत्र समाप्त हो जाता है तो जो मेन काम करती हैं प्रत्येक समितियां, वो कहलाती हैं संसदीय समितियां, क्योंकि ये संसद से ही संबंधित होती हैं। और इनका काम होता है कि भारत की संसद को सहायता प्रदान करना, विशेषज्ञता प्रदान करना। अलग से विशेषज्ञ जुड़ते हैं, लोकसभा राज्यसभा के लोग जुड़ते हैं। इस तरह सरकार और विपक्ष में समन्वय होता है संसदीय समितियों के माध्यम से, क्योंकि इसमें जितने मेंबर होते हैं उसमें कुछ समितियां ऐसी होती हैं कि जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होंगे,
लेकिन कुछ समितियां ऐसी होती हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के होंगे, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के होंगे। तो ऐसे क्या हुआ, सरकार का सुचारू रूप से कार्य चलाने में भी आसानी हुई, फिर दोनों के विचार सम्मिलित होकर के एक बेहतर कानून बन पाएंगे। तो ये संसदीय समितियों का क्या रहा है, एक परिभाषा रही है। इसके प्रकारों की बात करें तो कुछ स्थायी समिति होती हैं, कुछ अस्थायी समिति होती हैं। स्थायी समिति क्या करता है, संसद का अध्यक्ष निर्वाचित करता है उसके सदस्यों को और अध्यक्ष को। अस्थायी समिति किसी विशेष मुद्दे पर बनी और फिर कार्य पूरा होने पर उसको समाप्त कर दिया जाता है, जबकि स्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल होती रहती हैं। संसद की समितियों के प्रकार क्या है भैया, तो सबसे पहले है वित्तीय समिति के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें 3 समितियां आती हैं और भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कहलाती है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, प्राक्कलन समिति यह भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं। और इसके अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, निर्वाचित करवाते हैं, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो सत्ता पक्ष से होगा। यानी अभी जो प्राक्कलन समिति चल रही होगी उसका अध्यक्ष बीजेपी से होगा, भारतीय जनता पार्टी। वहीं लोक लेखा समिति जिसकी शुरुआत 1921 से हुई थी, 15 सदस्य लोकसभा में से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से, और कुल 22 सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है और प्रत्येक वर्ष इसे गठित किया जाता है। यानी 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी गई तो 5 बार बनती हैं ये समितियां स्थायी रूप से, साल भर के लिए। फिर सरकारी उपक्रम समिति है, ये भी 1 वर्ष के लिए बनती है और इसका जो है क्या है, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं और 1 वर्ष के लिए इसको बनाया जाता है। फिर आती हैं विभागीय समितियां, ये अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से संबंधित होती हैं। लगभग वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं जिसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अब इसमें राज्यसभा के लिए अलग कुछ समितियां हैं और लोकसभा के लिए अलग हैं। आज आपका पहला होमवर्क है कि आप जाकर पता करें कि संसद की विभागीय समितियां 24 जो हैं उनमें लोकसभा की में कौन कौन सी हैं और राज्यसभा में कौन कौन सी हैं, जरा पता करिएगा। तो इतना महत्व आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं संसदीय विशेषाधिकार पर कि ये क्या है भैया। संसदीय विशेषाधिकार कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अलग हो। जैसे मान लो हम एक परिवार का हिस्सा है। सर फिर परिवार पे आ गए आप, तो बिल्कुल परिवार पे आऊंगा, क्योंकि परिवार के उदाहरण से मैं पूरी पॉलिटी पढ़ा सकता हूं भैया। मान लीजिए एक परिवार के आप सदस्य हैं और इस परिवार में कोई दादा है, कोई दादी है, कोई छोटा सदस्य है, ठीक है, कोई माता है, कोई पिता है। तो ऐसे में अब देखिए, दादा दादी यानी परिवार को मानिए संसद, दादा दादी को मानिए वृद्ध सदस्य जो बूढ़े सदस्य होंगे, वृद्ध सदस्य। छोटे सदस्यों को मानिए जो नए सदस्य होंगे, नए सदस्य होंगे। पिताजी को मानिए जो मेल होंगे और माताजी को मानिए जो सभी फीमेल सांसद होंगी। बताइए परिवार से समझा दिया कि नहीं समझा दिया आपको। अब ऐसे में बताइए, छोटे लोगों को अलग प्रिविलेज दिया जाए, दादा दादी को अलग दिया जाए और माता पिता को अलग दिया जाए तो दिक्कत होगी ना। परिवार पे कोई संकट आएगा तो सभी मिल करके लड़ेंगे कि अलग अलग। नहीं, हमको 5 रुपए दिया गया था तो हम क्यों इसके बारे में सोचें, सबके में बराबर बंटना चाहिए। तो ये ऐसे ही होता है, विशेषाधिकार सबको बराबर दिया जाए ताकि इसमें सामूहिक रूप से भी एक हो और व्यक्तिगत तौर पे भी अधिकार हो। जैसे सामूहिक रूप से क्या अधिकार है कि इस परिवार को सामूहिक रूप से अधिकार है कि इस पर कोई भी अगर बाह्य आक्रमण होता है तो सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। मान लो ऐसा हुआ परिवार पे कि कोई पड़ोसी ने हमला किया तो हम सब लोग उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन एकल व्यक्तिगत अधिकार क्या होगा, मैं छोटा हूं, मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार है। पिताजी का अधिकार है कि उनको सम्मान किया जाए, वो कमा के ले आ रहे हैं। दादी का अधिकार है कि उनके वृद्धावस्था में उनका ख्याल रखा जाए। माता का है कि उनकी बात मानी जाए, परिवार में अहम हिस्सा है, वो परिवार संभाल रही हैं। ऐसे ही संसद में कुछ सामूहिक अधिकार होते हैं, कुछ व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। सामूहिक अधिकार का मतलब कि संसद की कार्यवाही संसद की इजाजत के बिना प्रकाशित नहीं की जा सकती, गलत सूचना प्रकाशित नहीं की जा सकती, ठीक है, तथा
संसद की विशेषाधिकार जो होती है वो व्यक्तिगत भी प्रोवाइड कराती है अधिकार, कि जैसे मैं संसद का सदस्य हूं तो संसद का अगर सत्र शुरू होने वाला है, जैसे कौन सा सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र कल परसों से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में जब अधिसूचना जारी हुई थी कि संसद का सत्र शुरू होगा दिसंबर में, तो उससे 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी संसद सदस्य को अगर दीवानी मामला है, जमीन उमीन वाला मामला है, तो उसमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन आपराधिक मामला है, हत्या का, रेप का, तो गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन आखिर संसदीय विशेषाधिकार का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? तो यह दोनों सदनों को, प्रत्येक समितियों को और सदस्यों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से और क्षमतापूर्ण तरीके से उसका वो निर्वहन कर सके, अपने अधिकारों का और उन्नतियों का, इसके लिए विशेषाधिकार प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकें और बोल सकें। तो भैया इसका प्रावधान होगा तभी तो कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में है और 194 में है। तुरंत पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, 105 आता है संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित और 194 आता है राज्य विधानसभा में विधायकों के से संबंधित। 194 विधानसभा से संबंधित और विधान मंडल से। इस प्रकार संसदीय विशेषाधिकार समिति का मूल अर्थ है संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना। लेकिन कोई भी संसद का सदस्य इन अधिकारों की वजह से अपने नागरिक अधिकारों से मुक्त नहीं हो जाता या फिर नागरिक कर्तव्यों से। इसके साथ ही साथ इस अधिकार का तात्पर्य यह भी नहीं है कि संसद में आप अपशब्द बोलें या अभद्र भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, फिर संसदीय विशेषाधिकार समिति के समक्ष यह मुद्दा गया है तो मैं जानूंगा कि संसदीय विशेषाधिकार समिति होती क्या है। तो यह लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग होती है, जिसमें लोकसभा वाली समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा वाले में 10। इसमें विशेषाधिकार हनन के मामले का यह जांच करता है और सदन के मुखिया यानी राज्यसभा में हो तो उपराष्ट्रपति यानी सभापति को और लोकसभा में हो तो स्पीकर यानी ओम बिरला साहब को देती है सिफारिश। फिर वो उस पर जांच करेगी और फैसला करेगी तो उनको निलंबित करने का प्रयास किया जाएगा या संसद की कार्रवाइयों से उनको किसी 2 सत्र के लिए, 1 सत्र के लिए हटा दिया जाएगा। फिर संसदीय अधिकार का वर्गीकरण हमने अभी आपको बता ही दिया। क्या है? सामूहिक अधिकार, रिपोर्ट, वाद विवाद, विभिन्न कार्रवाइयां आदि के मामले में प्रशासन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी सदन की अवमानना पर सदन को क्या है? दंड देने का अधिकार है। यानी न्यायालय कभी कभी क्या बन जाता है, न्यायालय बोल रहा हूं, संसद कभी कभी क्या बन जाती है? न्यायालय बन जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें बहुत पहले कुछ पुलिस अधिकारियों ने नेताओं के साथ बदतमीजी की थी, विधायक के साथ, तो वो अदालत बनी थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा और उसमें पुलिस अधिकारी आकर के उन पे केस चला और उनको माफी मांगनी पड़ी। तो ये क्या है? सदन को दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। देखा कितने पहले की न्यूज है और मुझे याद है, मैं तुरंत जोड़ दिया, कोरिलेट कर दिया। ऐसे ही आप न्यूज देखोगे और डेली एनालिसिस करोगे ना तो यहां ब्रेन की जो नस है फटने लगेगी और जाग जाएगी। फटने का मतलब ये नहीं कि खून निकला है, फटने का मतलब कि उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों को मैंने बता ही दिया। फिर संसदीय विशेषाधिकारों के महत्व पर भी हमने बात कर ली कि संसदीय विशेषाधिकार संसद को और संसद के सदस्यों को अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है तथा बिना किसी दबाव और भेदभाव से संसदीय प्रक्रिया में वह बिल्कुल निर्वाध रूप से अपनी बात रख सकें, कह सकें और संसद की कार्यवाही में भाग लेकर के भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बना सकें। साथ ही साथ संसद की गरिमा, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, नोट करके एक पॉइंट है, इसको जरा आप सब पढ़िए। अधिकार कर्तव्यों से स्वतंत्र होने का नाम नहीं है। ये बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से, चूंकि साहित्यकार आदमी हूं, शायर हूं, इसलिए मैंने पिरोया है शब्दावलियों में और आप ऐसे निष्कर्ष नहीं पाइएगा। संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अगर कोई प्रश्न आता है तो नोट, आप इसको निष्कर्ष लिख सकते हैं। तुरंत आप निष्कर्ष लिखिएगा, मैक्सिमम नंबर पाओगे, मजा आ जाएगा। नवाज सर से सीख लो।
कि अधिकार कर्तव्यों से स्वतंत्र होने का नाम नहीं है, अतः अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में संसद के सदस्यों को संसद की कार्यवाही के दौरान किसी भी धर्म, जाति, लिंग या फिर विपक्ष के नेताओं पर या सत्ता पक्ष के नेताओं पर किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा या अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इससे देश दुनिया में भारतीय लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मौका मिल जाता है। फिर इसी पॉइंट को उठाएंगे आप, तो भारतीय लोकतंत्र किस ओर अगर ऐसा निबंध आ जाता है, तो आप जब संसद का मुद्दा डालेंगे, उसमें पॉलिटी का मुद्दा डालेंगे, राजनीति का, तो ये पॉइंट डालेंगे और फिर निष्कर्ष भी डालेंगे उसमें। बताइए मजा आया कि नहीं आया? अब मैं देने जा रहा हूं आप सभी लोगों को होमवर्क। खुश हो जाइए, एक तीसरा नया पॉइंट। अब हमेशा आपको ये मिलेगा, एक होमवर्क दूंगा, बढ़िया सा टॉपिक, और नेक्स्ट डे उस पर बात होगी फिर कभी। जल्द ही भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर भी एक आर्टिकल आने वाला है, आएगा, मुझे मालूम है आने वाला है, क्योंकि कुछ मुद्दे चल रहे हैं जिस पे आ सकता है। तो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों की ऐतिहासिकता, उनकी ऐतिहासिकता, ठीक है। इसके बाद फटाफट प्रीलिम से भाई, थोड़ा सा बटन इधर उधर हो गया है। उनकी ऐतिहासिकता, वर्तमान में उसके लोकतांत्रिक महत्व, इनके बीच आर्थिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, विश्व व्यवस्था में भारत और अमेरिका का क्या संबंध है, भारत और अमेरिका किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन पर, रसिया यूक्रेन के मुद्दे पर, इजराइल हमास के मुद्दे पर, म्यांमार के मुद्दे पर भारत अपना जो वक्तव्य रख रहा है, अमेरिका समर्थन कर रहा है, वो संबंध क्या है, और वर्तमान में किस प्रकार से इन दोनों के संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं। द्विपक्षीय है ये, विपक्षीय नहीं है, लास्ट में द्विपक्षीय है, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे द्विपक्षीय संबंधों पर स्टडी कर लीजिएगा, व्यापक रूप से भारत अमेरिका के संबंधों पर लिखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए कि भारत अमेरिका पे मैं ये पढ़ लिया, ये जान लिया और ये नोट कर लिया। तो वैसे ही नाम लेकर के बताऊंगा कि किसने किसने काम किया है। चलिए फटाफट प्रीलिम्स पे आ जाते हैं, फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट। भारत के प्रधानमंत्री जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात दुबई में सम्मेलन हुआ है हाल ही में, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, उसमें भाग लेने गए और वो COP28 कहलाया। और भारत COP28 के बाद पड़ेगा 29, फिर 30, फिर 31, फिर 32, फिर 33। तो अभी क्या चल रहा है 23, तो ये होगा 24, 25, 26, 27, 28, यानी 2028 में भारत ने डिमांड की है कि हम COP33 की मेजबानी करना चाहते हैं। ये अपने आप में पीसीएस के लिए प्रीलिम्स फैक्ट है कि भारत क्या प्रस्ताव रख के आया है, किस ईयर में और कौन से COP का। अब इसमें COP क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, जो सभी प्रमुख देश के नेता होते हैं, इसी के तहत बैठ करके जलवायु परिवर्तन पर बात करते हैं। और अब तक सबसे पहला सम्मेलन इसका बर्लिन जर्मनी में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में COP1 का। और इसका मेन सम्मेलन UNFCCC का जब गठन हुआ 1995 में, तो उससे पहले 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, पृथ्वी सम्मेलन, जरूर पढ़ लीजिएगा। अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया है। यह अधिनियम जंगली जानवरों और पौधों के विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण तथा उनके आवासों के प्रबंधन करने के साथ ही जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार को विनियमित करता है और नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचों के तहत काम करता है। इस अधिनियम के माध्यम से विभिन्न पौधों और जानवरों की अनुसूचियां तैयार की गई हैं, अनुसूचियां हैं ये, ठीक है, अनुसूचियां, जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है, किसी को ज्यादा और किसी को कम। इनमें से 1 से लेकर 4 अनुसूचियों का वर्णन है। पहले 1 से लेकर 6 था, अब 4 कर दिया गया। 2022 में संशोधन किया गया है, जिसमें अलग अलग सुरक्षा मानक दिए गए हैं। इस अधिनियम के द्वारा कुछ प्रमुख संस्थान, आयोग भी गठन किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय वन बोर्ड, वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इन तीनों के बारे में होमवर्क नोट करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये कब गठित हुआ, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका काम क्या होता है।
फिर आया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 चर्चा में है, क्योंकि राज्यपाल को निर्देश दिया है, केरल के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो 10 से ज्यादा विधेयक लटकाए हैं 2 साल से। केंद्र राज्य संबंध पढ़ा था आपने पिछले वीडियो में। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 200 का जिक्र आया। इसके तहत संविधान प्रावधान करता है कि राज्यपाल को अगर लगता है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक में कुछ ऐसा मामला है जो राष्ट्रपति के सहमति के लिए अधिग्रहित करना चाहिए, यानी फाइनली केंद्र सरकार के विचार के लिए, तो वो उसको उठा करके केंद्र सरकार को यानी राष्ट्रपति को भेजता है कि वो बताएं मुझे साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो सहमति जता देते हैं तो फिर राज्यपाल साइन करता है। परंतु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला या अधिकार राज्यपाल के पास, जस्ट मिनट थोड़ा पानी पी लूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार जो राज्यपाल को प्राप्त है ना, वो सिर्फ तभी तक है जब राज्य विधेयक पहली बार पारित करे और आपको भेजे, और तब आपको लगे कि इसमें कुछ ऐसा मामला है जैसे उच्चतम न्यायालय के अधिकारों से संबंधित मामला, केंद्र सरकार की प्रमुख निगम जो काम करते हैं उद्यम राज्यों में, उससे संबंधित कोई मामला हो और राज्य सरकार उस पर कानून बनाने का प्रयास कर रहा हो और वो संवैधानिक मामला हो गहन, तो वो भेज सकते हैं आप पहली बार में। लेकिन अगर आपने उस विधेयक को राष्ट्रपति के भेजने के बजाय पुनर्विचार के लिए पुनः विधानसभा को भेज दिया और विधानसभा बिना कुछ चेंज किए फिर से उस विधेयक को पारित करती है और आपको भेजती है, तो आपको साइन करना भी होगा और आप उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ये यूएई में जो सम्मेलन चल रहा है जलवायु परिवर्तन का, उसी में इसका जिक्र आया है, तो मैंने इसको ले लिया। 1957 में गठन हुआ। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसका मूल उद्देश्य विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के प्रयोग को शांतिपूर्ण बनाना है तथा परमाणु ऊर्जा का प्रयोग सैन्य उपयोगों के लिए यानी युद्ध के लिए ना हो सके, इसके लिए है। यह एक स्वायत्त विश्व संस्थान है, वैश्विक संस्था है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का क्या है, सदस्य नहीं है, परंतु यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को जो रिपोर्ट तैयार करता है भेजता है। भारत भी इसके गठन से ही इसका संस्थापक सदस्य रहा है, 1957 से ही। अब वर्ल्ड मैप का तड़का, पराग्वे का वर्णन आया था पेपर में, तो पराग्वे की जो सीमा है वो किससे किससे लगती है, अर्जेंटीना से लगती है, बोलिविया से लगती है, ब्राजील से लगती है, और किससे लगती है इसकी सीमा बताइए, किसी और देश से लगती है क्या, नहीं लगती है। यानी यहां पे है आपका उरुग्वे, इससे सीमा नहीं लग रही है इसकी, समझ रहे हैं, उरुग्वे की सीमा नहीं लग रही है इससे। ये देखिए अर्जेंटीना यही ब्लॉक कर दे रहा है, उसके बाद ये उरुग्वे है। तो ऐसे में पराग्वे को जानिए, पराग्वे के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, ठीक है। पराग्वे एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक है, जिसको मैंने पिछली क्लास में बीपी करके बताया था। बोलिविया और पराग्वे, यहाँ बोलिविया देख रहे हैं, यह दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, यानी समुद्र के किनारे नहीं है। यहाँ पे पराना रिवर पाया जाता है, पराना नदी, ठीक है, जिसमें पराना फिश और पराना मछलियों पर आधारित कई सारे वो भी आए हुए हैं, मूवीज आई हुई हैं, ठीक है। तो पराग्वे के बारे में पता करें। ये देखिए ये रहा उरुग्वे, मिल रही है सीमा इसकी, नहीं मिल रही है ना, तो अर्जेंटीना को इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्जेंटीना की सीमा चिली से मिल रही है, बोलिविया से, पराग्वे से, ब्राजील से, उरुग्वे से मिल रही है, लेकिन इक्वाडोर से नहीं मिल रही है, कोलंबिया से नहीं मिल रही है, वेनेजुएला से नहीं मिल रही है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश हैं, ठीक है। फिर विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर ना यहाँ पे अवस्थित है, सबसे दक्षिणतम शहर जो अर्जेंटीना में है, होमवर्क दे रहा हूं, विश्व का सबसे दक्षिण में अवस्थित शहर कौन सा है जो अर्जेंटीना का शहर है, उसका नाम क्या है पता करिए। फिर यहाँ पे ब्राजील की जलधारा बहती है गर्म, और न्यू फॉकलैंड की जलधारा ठंडी, न्यू फॉकलैंड की जलधारा बहती है यहाँ। यूएई, यहाँ के दुबई पे सम्मेलन हुआ है, ये देखिए अबू धाबी दिख रहा है आपको, इसकी राजधानी है यूएई की। यहाँ पे हाल ही में सम्मेलन हुआ है, किस चीज का, COP28 का, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। इसके बारे में पता करिए। ये देखिए यहाँ पे है
ओमान की सीमा है। यहाँ ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हार्मुज जल संधि है। पार्शियन गल्फ, इसके किनारे कौन कौन से देश हैं भैया? तो सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, इराक है, फिर यहाँ पे ईरान है। ठीक है, इराक भी है। इराक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, मैं कई बार बता चुका आपको। अगला है आपका फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस जो है लुजोन जल संधि से ताइवान से अलग होता है। लुजोन जल संधि, ऊपर ताइवान अवस्थित है और इसको अलग करता है कौन? लुजोन जल संधि। मनीला में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मौजूद है। ठीक है, मनीला के पास। फिर यहाँ देखिए, यहाँ सुलू सी है, यहाँ सिलिबस सी है, ये सब के बारे में पता करिए। इसका समुद्री पड़ोसी देश कौन है? ब्रुनेई है और फिर इंडोनेशिया है। ठीक है, फिर है मध्य अमेरिकी देश, इसके बारे में जानिए। ग्वाटेमाला, जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला है। यहाँ होंडुरास है, इसकी राजधानी देखिए। अल सल्वाडोर का। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बेलीजे है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है। ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं यूपीएससी पेपर के लिए। अगर आपसे पूछ दे नॉर्थ से साउथ मध्य अमेरिकी देशों का क्रम क्या है और दे दे ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा और अल सल्वाडोर, तो आप क्या करेंगे? आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले ग्वाटेमाला आता है, फिर उसके बाद आपका होंडुरास, फिर सल्वाडोर, फिर निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका और पनामा। और यहाँ पे पाई जाती है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि, और यह पनामा जल संधि क्या करती है? अटलांटिक महासागर को पैसिफिक महासागर से जोड़ती है। कोलंबिया से जुड़ा हुआ है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है शानदार, जानदार और बेहतरीन तरीके से आपने आज की भी वीडियो देखी होगी, पसंद की होगी। मेंस आंसर राइटिंग खूब मजे से करिए, तगड़े से करिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी किया गया कृत्य, कोई भी किया गया कार्य जो मुझ तक पहुंच रहा है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बड़ी जिज्ञासा के साथ आप सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, आप सबकी जिज्ञासा देख रहा हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि मेरी मेहनत, जो मैं बैठ करके सुबह से अखबार आ जाता है, अखबार को देखता हूं, पढ़ता हूं, फिर तुरंत पेपर की हेडिंग देख करके ही एनालिसिस होने लगता है कि यूपीएससी ने इस पे प्रश्न पूछा था क्या, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कुछ पूछा है क्या, अच्छा वर्ल्ड मैप का क्या कौन कौन सा पोर्शन आज मुझे बताना है आपको, उसमें कौन कौन से पॉइंट बताने, ये सब जिक्र होने लगता है तुरंत जैसे ही मेरे पास अखबार आता है। आपके लिए सोचने लगता हूं, तो आप भी अपने लिए सोचिए ना। याद रखिए, अगर आप अपने लिए स्वयं खड़े नहीं हो रहे हैं ना, तो कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। अंतिम समय में अभी जब ये वीडियो खत्म होने जा रही है, तो चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको जाती है, लेकिन मैं आपका लाइव चैट आकर के देखते रहता हूं जब आपकी क्लास होती है। कई बार मैं कमेंट भी करता हूं कि मत करो दोस्त, क्या यहां बात करने आए हो, एक दूसरे से रिलेशन बढ़ाने आए हो? लास्टली आप लगते हो आपस में बात करने। क्या लग रहा है आप 100 लोग 150 लोग बैठ करके यहां जो क्लासेस देख रहे हो, ये आपकी वार्तालाप का मंच है? बहुत भ्रम में हो। दुनिया को कितना बताओगे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं। अगर तुम स्वयं की आत्मा को नहीं बता पा रहे हो कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और इसका मुझे लाभ होगा, मैं इसको बहुत दूर तक की यात्रा तय करूंगा और कल टॉप 10 रैंक में मेरा नाम आने वाला है, और अगर ये प्राप्त करने का लक्ष्य तुमने रख लिया तो चैट बॉक्स बंद होगा और एक एक पॉइंट कान में ध्यान लगा के नवाज सर की सुनोगे और एक एक चीज नोट करते जाओगे, क्योंकि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। अगर याद रहे। मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो क्षमा याचना, लेकिन मैं आपकी बेहतरी के अलावा कुछ और नहीं सोच सकता। जय हिंद।